नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप यादव जी। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल जब से कल से ममता बनर्जी ने कहा है कि इस्तीफा नहीं दूंगी, तब से सियासत में भूचाल आया हुआ है। मीडिया का संवर्ग एक उनसे कह रहा है कि वो संविधान के दायित्व छोड़ रही हैं। उन सज्जनों से हम जानना चाहते हैं, जब एक पूर्व, अभी तो पूर्व हुई नहीं है, मौजूदा मुख्यमंत्री अपने काउंटिंग स्थल पर अपने मतदान को देखने जाती है और वहां उसे लात मारकर निकाल दिया जाता है। ये मेरे बयान नहीं है, ये ममता बनर्जी का बयान है। तो क्या उस समय लोगों को नहीं लगा कि संविधान का हनन हो रहा है? क्या जिस तरीके से कल से टीएमसी के कार्यकर्ता परसों से पीटे जा रहे हैं, कार्यालय तोड़े जा रहे हैं, क्या उससे संविधान का हनन नहीं होता है? क्या संविधान बीजेपी का एक रखेल बन गया है कि बीजेपी चाहेगी वैसा संविधान हो जाएगा? संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और ये संविधान ने अधिकार दिया है हमें। और संविधान ने हमें ये अधिकार दिया कि हम अपने मत का प्रयोग करेंगे। और ज्ञानेश कुमार के एसआईआर ने कहा कि आप 27 लाख लोग वोट नहीं डाल सकते। इस अवहेलना पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तो चुनाव की बात छोड़ दीजिए, अब ये देखिए कि किस राज्य में कितनी ज्यादा सीटें आएंगी। ये गुणागणित लगाइए। जैसे अब यूपी का नंबर है, तो कोशिश में ये रखिए कि 350 आएंगी, 390 आएंगी, 403 आएंगी, कि हो सकता है उससे कुछ फालतू हो जाए। ये विचार कीजिए। संदीप जी, चूंकि आप प्रोफेसर हैं, एक अध्यापक के पेशे से हैं, इतिहास और राजनीति पर आपकी अच्छी पकड़ है। ममता बनर्जी अब इस्तीफा नहीं देंगी तो गवर्नर बर्खास्त कर देंगे। इस बर्खास्तगी को लेकर आपकी क्या राय है और इस्तीफा ना देने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए शिव कुमार जी, ये जो इस्तीफा न देने पर मेरी राय है, स्पष्ट है कि उनके इस्तीफा देने और ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बंगाल में जिस हिंसा को रोकने के नाम पर 2.5 लाख वहाँ पुलिस बल, मतलब सुरक्षा बल नियुक्त किए गए, और उसके बाद जो चुनाव खत्म होता है, एक दल की विजय होती है, 4 लोगों की हत्या हो जाती है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 टीएमसी के हैं, 2 बीजेपी के हैं। हत्या तो मनुष्यों की होती है, उसी दल का बाद में होता है। तो ये जन जीवन की क्षति हुई, तो पहला तो इनका सिक्योरिटी का जो दावा था वो खोखला था। और दूसरा, इन्होंने जो आपने सवाल किया कि इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा तो नहीं देंगे, अच्छा मैसेज गया है, क्यों देना चाहिए जब चुनाव ही पूरी तरह से लूट लिया गया है। 34 लाख लोगों, 27 प्लस 6 लाख। हम भूल गए थे कि जो एक्चुअली 6 लाख जो लोग हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जिनका नाम काटा गया है, वो भी गड़बड़ है। तो 27 में 6 वो भी जोड़ लीजिए, 33-34 लाख जो लोग हैं वो उनका कोई फैसला ही नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हालत ये है कि चुनाव हो गए और मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो ये अपने आप में व्यवस्था जो है वो कैसी है, अद्भुत है। अब देखिए कि ईरान से लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका, 50,000 सैनिक नियुक्त किए हैं। आपने पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने के लिए कितने लोगों को नियुक्त किया? 2.5 लाख लोगों को नियुक्त किया। चुनाव के बाद भी चुनाव आयोग कह रहा था, पहले से ही कह रहा था कि यहाँ अभी लोग रहेंगे। अरे भाई, चुनाव के बाद उन लोगों का क्या काम है? दूसरा, जो गवर्नर है वहाँ वेस्ट बंगाल में, आर.एन. रवि, तमिलनाडु की सरकार को पिछले 5 साल उन्होंने परेशान करके रखा था। अब हालत ये है कि वो काम नहीं कर पाई। और देखिए, रिजल्ट के तौर पर वहाँ मैसेज गया कि डीएमके ने बहुत खराब काम किया है, वहाँ दूसरी पार्टी की जीत हुई है और उसके सहारे बीजेपी वहाँ रास्ता बनाएगी। तो ये एक बहुत महीन राजनीति हो रही है, सत्ता संरचना पर कब्जा करके। जैसे जितनी भी संरचनाएं आपने देखा है कि पूरा खेल हो रहा था पूरा जम के। और जिस तरह से प्रिंट मीडिया है, जनसत्ता ने कल बड़ा बड़ा हेडिंग में छापा कि खेला खत्म। अब आप देखिए कितना बायस न्यूज है ये। वो कभी उसने कभी खुल के छापा मेन पेज पे कि 34 लाख वोटर्स। अखबार तो जो होते हैं शिव कुमार जी, वो होते हैं जनता के मुद्दों को उठाने के माध्यम। जनता में ये है कि ये चुनाव लूट से जीता गया, साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि ये पार्टी किस लिए लोग वोट देंगे? केंद्र में इसने क्या किया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है। अरे भाई, एंटी इनकम्बेंसी खाली ममता बनर्जी के खिलाफ है? जो महिला लगातार संघर्ष कर रही थी किसी भी राज्य में, स्वाभाविक है कितना भी कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र भी रूल करे तो वहां करप्शन के केसेस आएंगे, आ रहे हैं। इसका मतलब कि वो कोशिश कर रहे हैं रूल करने का। अब जहाँ केस नहीं आ रहा, आप समझ लीजिए कि वहाँ सब कुछ गड़बड़ है। अब गुजरात लीजिए, 31 साल से वहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। वहां जैसे लगता है कि साक्षात
राजा हरिश्चंद्र की सरकार चल रही, कोई करप्शन ही नहीं हो रहा है। पुल गुजरात से तमाम खबरें आती हैं कि लोगों की किडनी निकाल के बेच दी गई, झूठ मूठ के ऑपरेशन कर दिए गए, लेकिन वहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है, जनता खुश है। अद्भुत है ये। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, इन जगहों पे नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जो आपने सवाल पूछा, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो भी वहाँ उनको बर्खास्त करेंगे गवर्नर, लेकिन एक मैसेज जाना जनता में जरूरी था कि ममता बनर्जी हारी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जीता है। एक लाइन में ये समरी है, ममता बनर्जी नहीं हारी है, सिस्टम जीता है। और सिस्टम अगर चुनाव जीत रहा है तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? सवाल ये है। सवाल परकला प्रभाकर पूछ रहा है, निर्मला सीतारमन के पति। वो साफ-साफ पूछ रहे हैं कि ये कैसीनो इफेक्ट है। कैसीनो का मतलब कि जब आप जुआ घर में जाते हैं, तो 1-2 जुआ हारने के बाद फिर लगता है कि एक बार और खेलते हैं, जीतेंगे। तो विपक्ष भी इसी कैसीनो इफेक्ट से कहीं न कहीं प्रभावित है, क्योंकि वो 1-2 छोटे राज्यों में तो चुनाव जीतने देते हैं, जहाँ उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं, जैसे झारखंड हो गया, जैसे हिमाचल हो गया, वो जीतने देते हैं। कर्नाटक तो उनको लगा कि अब इसको कंटेन करना मुश्किल है, तो भाई फेयर कराओ, नहीं तो हम लोग एक्सपोज़ हो जाएँगे, वहाँ बेईमानी नहीं कर पाए। तो इन्होंने क्या किया कि अब इनको ना इन्होंने लगा लिया था कि बंगाल कैसे भी हमको कब्जा करना है, तो उसमें इन्होंने सारी संस्थाओं को लगाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईडी, सीबीआई, आईटी, सब छापे मार रहे थे, सब एक दूसरे को पकड़ रहे थे, सब एक दूसरे माने टीएमसी के लोगों को ही पकड़ रहे थे। जैसे करप्शन खाली टीएमसी करती है, बाकी जो करप्शन चल रहा है गुजरात में, ब्रिजेश में, बिहार में, माने बिहार में तो लगता है कि पिछले कई 1 आध सालों में 200-2500 पुल टूटे हैं। और इनके लोग जो है खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धांधली, क्षमा करिएगा, धज्जियां उड़ा रहे थे, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे थे, मियाँ मियाँ कर रहे थे, और सनातन के नाम पर वोट मांग रहे थे। चुनाव आयोग कुछ कर ही नहीं रहा था। तो ऐसे में चुनाव की जीत का क्या मसला है? कोई मतलब सबसे बड़ा तो पॉइंट बस एक पॉइंट है शिव कुमार जी, कि 34 लाख लोग वोट डाले ही ना, आप उनको एडजुडिकेशन में फंसा दीजिए, कंट्राइव मामला बना दीजिए, मनगढ़ंत आप कहिए कि मैंने उनको कंट्राइव एक लीगल उसमें फंसा दीजिए कि मनगढ़ंत केस बनाइए कि नहीं नहीं ये कहीं न कहीं दिक्कत है इनके उसमें। बेचारों के पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, वो वोटर हैं, जीवित हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, वो वोट ही नहीं डाल पाए। मैं ये नहीं कहता हूँ 34 में 34 लाख वो लोग ममता बनर्जी को वोट करते, लेकिन आधा तो करते हैं ना, 17 लाख तो करते हैं ना, आधा नहीं करते, 40 जितना उनका वोट बैंक है 40%, उतना तो करते। तो उसका 40% कितना होगा? अब आप देख लीजिए उसका 40% कितना होता है, 15 लाख से ऊपर, 15 लाख वोटों में तो पूरा एक बड़ा खेल हो गया होता। तो ऐसी स्थिति में फिर इस चुनाव के कितने मायने, इस पे डिबेट होनी चाहिए कि ये अब चुनाव कितना चुनाव बचा है, भारत में लोकतंत्र कितना बचा है। शिव कुमार लोकतंत्र की बात तो तब की जाए जब कहीं लोक दिखे, कहीं तंत्र दिखे। न लोक दिख रहा है, न तंत्र दिख रहा है। लोकतंत्र की दुहाई हम कब तक देते रहेंगे भाई? एक दल चुनाव लड़ता है और उसके संसाधन रोक दिए जाते हैं, एक दल चुनाव लड़ता है उसके संसाधन बढ़ जाते हैं। क्या ऐसा कभी आपने सुना कि केंद्र की सरकार अपने अंदर उस सरकार को समाहित करके चुनाव लड़ेगी, चुनाव आयोग को आगे करके? अगर सुना हो तो मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि पहले भी गड़बड़ियां हुई हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही हुई हैं, लेकिन क्या इस तरीके की हुई हो तो कोई हमें बताए। अब कल बदलेगा, मैं तो उदाहरण में मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता हूं। कल ममता बनर्जी ने जो पंचायत चुनाव में धांधली की, तो आज उनके ऊपर धांधली हो गई। मैं सबसे कह रहा हूं कि धांधली का रास्ता मत खोलिए, ये बीजेपी वाले हैं। आप एक पांव आगे बढ़ाते हैं, ये आपके पांव पर ही 15 पांव आगे खींच देते हैं, और आप देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसी का नतीजा है, पंचायत चुनाव में आपने लठिया के लोगों के पर्चे नहीं छीने होते तो आज आपके साथ भी नहीं होता कि आपके पोलिंग बूथ से एजेंट भगा दिए गए। आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं। संदीप जी, मेरी बात अन्यथा में नहीं है, मैं बहुत सही बात कह रहा हूं। शुरुआत हम करते हैं और कोई उसी, भैया मुलायम सिंह का कहा जाता था राजनीति में उनके चरखा दांव में सब चित्त हो जाते हैं। उन्होंने किसी को सिखाया ही नहीं। वो तब यूज करते थे जब पूरा वातावरण उससे भर जाता था। अगर वो हर बात पे ही चरखा दांव चलाते तो आज राजनीति में उनके चरखा दांव की मिसाल नहीं दी जाती। भाई 2009 में विधान परिषद का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, 37 सीटों पे चुनाव हुआ। संदीप जी, बसपा ने जबरदस्ती 31 सीटें या 32 सीटें जीत ली थी। जब सपा की सरकार आई, चुनाव हुआ तो 37 में से 35 जीत ली,
सपा ने। फिर भाजपा की सरकार आई तो भाजपा ने 37 की 37 जीत ली। तो सिखाया किसी ने? चुनाव का काम खत्म हो गया कि जबरदस्ती वोट डलवाओ, बात खत्म करो। तो कई चीजें हैं जो आप करते हैं संदीप जी, उसका जब प्रतिकार मिलता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। भाई आपने भी सत्ता की दम पर ही पंचायत चुनाव लूटा, उन्होंने केंद्र की दम पर आपसे लूट लिया चुनाव, लूटा जा रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं संदीप जी। नहीं, जिस मतलब भारत के इतिहास में यह अभूतपूर्व है कि मतलब इस तरह की लूट पूरे भारत में कभी किसी ने नहीं। ये जो लूट है व्यवस्था की, इसमें सभी शामिल। ऐसा भारत के किसी राज्य में या प्रदेश देश केंद्र में देखिए, कांग्रेस में तमाम खामियां होंगी। मैं कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आलोचक हूँ और कांग्रेस की सारी कमजोरियों को जानता हूँ। मैंने इतिहास को बहुत ही गहराई से पढ़ा है और जब से मैं सतर्क हूँ, हर चीज को मैं बहुत ही क्रिटिकली देखता रहा हूँ। कांग्रेस में लाखों बुराई होंगी, लेकिन उसने सिस्टम को इतना थोड़ा तोड़ा। अगर वो तोड़ने पर उतारू होती या तोड़ा होता उसने, तो आज ये दलाली कर रहे हैं जो गोदी मीडिया, गटर मीडिया। आज ये जो आपके कार्यपालिका के लोग जिस कदर एक पार्टी में डूब चुके हैं, जिस कदर मतलब आपकी आप देखिए, जो मामले बागची कहते हैं कि अगली बार वोट दे देना। जुडिशरी का क्या हाल है आपने देखा? कई जज हैं जिनके ऊपर इस तरह के आरोप है। कांग्रेस ने कभी इस तरह से उन पैरामीटर्स को नीचे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं। ये तो कभी केंद्र में रहे ही नहीं। राज्य में जो इन्होंने किया होगा, लेकिन इस लेवल पर कभी नहीं गए। इनकी जो मोरालिटी है उसमें 10% की आप आरोप लगा सकते हैं, यहाँ तो 99% पूरा का पूरा बेईमानी है। तो इसलिए इस कंपैरिजन तो हम कर ही नहीं सकते हैं। और इतना भारत के लोकतंत्र में इस तरह की गिरावट कभी हुई ही नहीं थी। ये जो लेवल, जिस लेवल को इन्होंने पहुंचाया है, वो बहुत ही अमानवीय है। और उसमें न चुनाव का कोई मतलब है, ना ही किसी बात का कोई मतलब है। इनकी जो खबरें होती हैं, जो बलात्कार की खबर होती है, इनकी जो अगेंस्ट में खबर होती है, मणिपुर की खबर कितनी आ पा रही है? यही कोई दूसरी सरकार होती तो अब तो गिर गई होती, माफी मांग चुकी होती। गृह मंत्री कई बार इस्तीफा दे चुका होता, कई गृह मंत्री बदल गए होते केंद्र में। अपने लिए इनके लिए पैरामीटर्स अलग हैं, दूसरों के लिए अलग है। देश की जनता का भी कोई दोष इसलिए नहीं है कि इन लोगों ने इतना परेशान करके रखा है। वो बेचारे गैस सिलेंडर की लाइन, जो क्राइसिस है गैस सिलेंडर की, वो अभी भी उसी तरह से जारी है और लोगों को नहीं मिल रहा है और लोग परेशान हैं। वो कितना डिबेट सुनेंगे, कितना उससे हट के आंदोलन करेंगे? उनको जीने के लिए तरसा रखा है इन लोगों ने। और देखिए, मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। मीडिया कल तक जो कह रहा था कि बंगाल में सुरक्षित चुनाव हो रहा है, वो अब उसी हिंसा पर कोई वीडियो नहीं दिखा रहा है, ना ही वो कोई गैस की क्राइसिस पे चर्चा कर रहा है। जनता के मुद्दों से उसका कोई लेना देना नहीं है। अखबार कहते हैं कि खेला खत्म। अखबार की उनकी आंखों के सामने ये नहीं दिखता है कि 34 लाख वोट कहाँ गए, वो क्यों नहीं पड़े? भारत में कभी ऐसा हुआ था कि 24 लाख जिंदा लोगों के वोट काट दिए? भारत में कभी ऐसा हुआ था? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कभी ऐसा किया था? इनकी हिम्मत नहीं है। और हिम्मत भी नहीं है और उनकी उनकी ये उनके उसमें आता भी नहीं है। लूट का मतलब पहले आपने सुना होगा कि 1-2 बूथ लूट लिए गए, कुछ जगहों पर बेईमानी हुई। यहाँ तो केवल और केवल बेईमानी हो रही है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप शायद उस वीडियो को डाउनलोड करके चला दीजिएगा अपने दर्शकों के लिए, जिसमें उनके जो भतीजे हैं, क्या नाम है उनका, अभिषेक बैनर्जी, वो साफ-साफ कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी का जो फुटेज है ना, 12 बजे दिन से 6 बजे शाम तक का हमको दिखा दीजिए, हम हार स्वीकार कर लेंगे। और उनकी हिम्मत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूछिए ये सवाल। मैं तो कहता हूँ यूट्यूब पे सारे लोगों को ये पूछना चाहिए। मैं लिखूंगा भी, क्योंकि भाई 12 बजे से 6 बजे का सीसीटीवी दिखा दीजिए कि क्या हुआ है वहाँ पे। ममता बनर्जी हार जाएंगे चुनाव, मैं इसको मान लूँ। मैं कम से कम ममता बनर्जी की राजनीति को समझता हूँ। उन्होंने शुरुआत की कांग्रेस से, बीजेपी के साथ भी रही हैं, लेकिन इतनी इमोरल नहीं है कि वो कभी जनता को बिट्रे करें और उनको कोई हरा दे। वो भी ऐसा आदमी जिसके चरित्र में कोई दम ही नहीं। वो भी एक ऐसा आदमी जो खुद बदलू है, बिका हुआ करप्ट आदमी है, जिसका पूरा परिवार, अधिकारी परिवार करप्शन में पूरा डूबा हुआ है, जिसने एक पूरे जिले को डरा धमका रखा पश्चिम मिदनापुर। वो आदमी हरा देगा ममता बनर्जी को। ये केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो दूर से चीजों को देखते हैं, जिनके पास समय नहीं है कि वो बैठ के चीजों को एनालाइज करें, खुली आंखों से देखें। उनको समाजशास्त्र का ज्ञान हो, पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान हो, हिस्ट्री का ज्ञान हो और पश्चिम बंगाल के समाज का ज्ञान हो। जिनको इन चीजों का ज्ञान है, उनको दिखाई दे रहा है कि कितनी नंगी माने चुनाव को लूट लीजिए फिर उसका जश्न मनाइए। ऐसा जश्न तो मैंने कभी देखा ही नहीं था पूरी दुनिया के इतिहास में। इस तरह की लूट कभी नहीं हुई। मैं जब इस बात को कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आप एक चुनाव बता दीजिए, 1971-72 में आरोप लगे थे कि बंगाल के चुनाव में कांग्रेस ने बेईमानी की थी, जो उसने की थी।
जो उसने की थी। तो ये उससे भी बड़ा है। अब अभिषेक बनर्जी की बातों का जवाब है तो कोई बताए, उस पर डिबेट करे। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मर चुका है, जिंदा है तो जवाब दे। वो ब्राजील की एक मॉडल जो है, हरियाणा में 123 जगहों में उसका वोटर लिस्ट में नाम आता है। ये कोई अभूतपूर्व घटना, मैंने ये कोई सामान्य घटना है, एक अभूतपूर्व घटना है। वोट भी डालती है वो 37 जगहों पे। हरियाणा में कितनी लोकतांत्रिक सरकार है वो अभी तक सवाल है, लेकिन विपक्ष उसको पूछ नहीं रहा है, मिल के नहीं पूछ रहा है। वो जो परगला प्रभाकर कर रहा है, कह रहे हैं कैसीनो इफेक्ट की बात, वो हकीकत है। आप जब तक मिलोगे नहीं तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं शिव कुमार जी की बुराई बताता रहा हूँ, कमजोरी बताता रहा हूँ, शिव कुमार जी मेरी कमजोरी बताते रहे, ऐसे तो ये सिलसिला चलता रहे। कहीं ना कहीं रुकना होगा, हाथ पकड़ना होगा, और हाथ पकड़ के और आगे बढ़ना होगा। कमजोरियां दिक्कतें सब में होते हैं। बीजेपी तो देखिए ना, वो उसको तो मजाक में लोग निर्मा इफेक्ट कहते हैं कि जो भी वहां जाता है एक से एक गंदा, एक से एक गंदा आदमी। हेमंत बिस्व शर्मा से ज्यादा करप्ट कौन होगा? कल कन्हैया कुमार का वीडियो वायरल था, वो कह रहा है कि अमित शाह ने बैठाया और कहा कि या तो पार्टी बदल लो, इधर आओ बीजेपी में आओ, या फिर जेल जाओ। वो चला आया और चीफ मिनिस्टर है, एंजॉय कर रहा है। तो ये निर्मा इफेक्ट है बीजेपी में। और बीजेपी में तो अभी हर व्यक्ति 100% व्यक्ति करप्शन उनका एक मूल मंत्र बन चुका है। और बेहयाई, उस बेहयाई से वो लूटते हैं चुनाव को, फिर जश्न मनाते हैं, फिर उसका वीडियो वो होता है, वीडियो को सेलिब्रेट किया जाता है। तो कुल मिला के देखिए, ऐसा नहीं है कि याद रखिएगा, ये इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो एक जाति विशेष के लोग हैं, एक क्लास विशेष के लोग हैं, और उन लोगों ने मिलकर इस देश को दुर्दशा की तरफ धकेला है। लेकिन ये भी मान के चलिए कि आज नहीं कल विपक्ष के लोगों को, क्योंकि अब चुनाव का कोई मतलब नहीं, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की बात की जा रही है वो चुनाव होगा ही नहीं। तो जब चुनाव नहीं होगा तो उस चुनाव को लड़ने का कितना मतलब है? उस चुनाव से पहले क्यों न लड़ना शुरू किया जाए? उस चुनाव से ही पहले आज से क्यों न लड़ा जाए, अभी से क्यों न लड़ा जाए, कल की बात ही क्यों करें हम जब सड़क सबसे बड़ी एक तरह से चुनाव से भी बड़ी लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा आधार है वो सड़क, तो सड़क से शुरू करिए और उससे शुरू करने से ही रास्ता निकलेगा। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है वो बेहाल है। जनता के पास समय नहीं छोड़ा इन लोगों ने, ऐसे जकड़ लिया है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हर आदमी अपने काम में पूरी तरह से फंसा हुआ, उसके पास समय नहीं है सोचने का। देखिए, मजदूरों ने आंदोलन किया, 39 रुपए 5 साल में उनकी मजदूरी बढ़ी है। जिन्होंने भी उनको समर्थन किया था, बेचारे पढ़े लिखे लोग, उनको जेल में डाल दिया है। इसी मीडिया ने डिबेट की, अन्ना आंदोलन में डिबेट होता है, कांग्रेस के ये मंत्री वो मंत्री ये करप्ट है, कपिल सिब्बल के खिलाफ वो निकलता था, जांच होने के बाद क्या निकला? ठीक है, क्योंकि परसेप्शन बनाती है ना मीडिया, वो बना देगी कि अच्छा है बुरा है फलाना है ढिमकाना। जैसे टीवी के पार्टी जो तमिलनाडु में चुनाव जीती है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तमिलगम वेट्री कड़गम तमिलनाडु में। एक्चुअली ये जैन जी का उभार है। उनको लग रहा था, उन्होंने नई चीजें, उन्होंने पुरानी चीजों को जानते नहीं थे, नई चीजें उनको लगता था कि बदलाव होना चाहिए। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने चुन लिया विजय को। लेकिन विजय की संजय हकीकत जी, देखिए, लेकिन इस्तीफा एक बात बता दूं, एक बात मैं बता दूं, बस एक चीज, कि लोगों को नहीं मालूम है कि विजय जो है, उनका व्यक्तिगत जीवन में उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, और पत्नी श्रीलंका की है दीपा, उससे उनका तलाक का चल रहा है, और एक त्रिशा नाम की अभिनेत्री जिससे शादी की बात चल रही है। खैर, ये व्यक्तिगत जीवन का मसला हो सकता है, लेकिन ये भी बताता है कि आप एक महिला से अपना साथ भी नहीं निभा सके हैं। और उनके पिता, उनकी माँ के ऊपर भी बहुत सारी चीजें ये कही जा रही हैं। एक प्लानिंग की गई है, बहुत सारा प्लानिंग चल रहा था 10 साल से, और पैसा था इन लोगों के पास, और सारी चीजें वो एग्जीक्यूट की गई है। लेकिन अब तो तमिलनाडु में 5 साल बाद पता चलेगा कि कितना परिवर्तन होता है, लेकिन एक उभार होता है जनता का। फिलहाल जो ये चल रहा है बीजेपी का, इसके खिलाफ भी उभार कभी न कभी जनता का बनेगा, जल्दी ही बनेगा। और इन चुनावों के खिलाफ जो ये कर रहे हैं, जब जनता खड़ी होगी तो कहाँ जाए। संदीप जी, क्या अब इससे इस्तीफा देना या न देना, बर्खास्त करना, क्या इससे कोई संदेश जाएगा? देखिए शिव कुमार जी, एक बात इस बात को समझिए कि ममता बनर्जी जो है, अब पश्चिम बंगाल के लोगों को, गरीब लोगों को 5 महीने में ये बात समझ में आ जाएगी कि उनको धोखा दिया गया है। क्योंकि एक्चुअली ये जो शासन आएगी पावर में, वो कुछ लोगों की, मुट्ठी भर की लोगों की पावर होगी, क्योंकि वो ऐसे लोग नहीं है जो जनता की सेवा करने के लिए वहां गए। उन्होंने तो झूठ का नैरेटिव फैलाया है, घुसपैठियों का, मुस्लिम तुष्टिकरण का, और तमाम तरह की चीजों का। जो चैलेंज है बंगाल के, वो बने हुए हैं, गरीबी है, माइग्रेशन है, रोजगार का जनरेशन नहीं हो रहा है, नए नए उद्योग नहीं आ पा रहे हैं, जो उद्योग थे वो चौपट हुए हैं। ऐसे में उनको बढ़ाना है।
अभी स्कूल खोलने के लिए कहाँ से बजट लाएंगे, हॉस्पिटल्स के लिए कहाँ से बजट लाएंगे? वो पहले से उठा के चला रही थी। अब ये उतना भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इनका जो एम है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, और उसके लिए अडानी अंबानी की एंट्री होगी। ऐसे में ये सब कंटेंट नहीं होगा। और रही बात ममता बनर्जी की, उन्होंने पहले मिनट से लड़ाई शुरू कर दी, तो इसलिए इसका बहुत मतलब है। मतलब इसलिए है कि वो हटाई जाए, गवर्नर बर्खास्त किया जाए। गवर्नर पे बात मैंने पता नहीं की थी कि नहीं की थी। वो एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है। तमिलनाडु में 5 साल था, बंगाल में आया है, अब बंगाल में कोई चैन नहीं मिलने वाला है। हर तरह से सत्ता कब्जे में आ चुकी है, केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। अब लोगों को रौंदा जाएगा। हो सकता है कि जल्दी ही बंगाल में कोई बड़ा सा कम्युनल वायलेंस भी हो, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि उनकी सत्ता हमेशा के लिए पुख्ता हो जाए, एक बड़ी डिवाइड खड़ी हो हिंदू और मुसलमान की। और दंगे से पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन से वोट बैंक सुरक्षित हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये पॉलिटिक्स तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे 70 के दशक में फिल्में होती थी ना, शिव कुमार जी, माफिया जाता था मुंबई के स्लम में जमीन हड़पने, तो वो 2-3 लोगों को मिला लेता था, फिर वो अपने ही लोगों को मारने लगते थे, वो अपने लोगों को भेज देता था। तो ये पॉलिटिक्स अगर करनी है तो कौन नहीं कर ले। लेकिन दिक्कत ये है कि जिनकी आंखों का पानी मर चुका है, वो यही पॉलिटिक्स कर ही सकते हैं। जिन्होंने ये हिंसा सीखी है, लोगों को मारना पीटना सीखा है, जिनको देश से कोई मतलब नहीं है और नहीं था, वो लोग यही पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो बंगाल में बहुत कुछ होने वाला है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही भयावह है। ये मैं आज आपके टीवी पे बोल रहा हूँ, आपके यूट्यूब चैनल पे। और याद रखिएगा, आप मुझे याद रखेंगे जब ये सब होगा। चलिए फिलहाल नहीं, आपने आपने जो सवाल पूछा था उसको बता दूं एक लाइन में, कि ममता बनर्जी शुरुआत कर चुकी हैं और उन्होंने बहुत सही स्टेप लिया है। जब वो पूछ रही हैं तो ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है कि वो जवाब दे। वो खाली ऑर्डर देने के लिए नहीं आया है, वो जनता के पैसों से उसका खर्चा चलता है। वो भारत सरकार की संस्था है, उनको जवाब देना चाहिए कि 12 बजे दिन से 6 बजे शाम तक की जो सीसीटीवी फुटेज है वो कहाँ गई। ममता बनर्जी को जब लात से मारा जा रहा था चीफ मिनिस्टर को, और सीआरपीएफ के लोग घेर के रखे हुए हैं उनको, तो वो वीडियो कहाँ गई? एक महिला के ऊपर ये अत्याचार, कौन सा नारी बंधन? चलिए संदीप जी, अब देखते हैं ये नारी बंधन और ये क्या कैसे चलेगा। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।